chemistry versus lifestyle. Let's start the class. हेलो बच्चों, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि धात्विक गुणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु हमने पढ़ा। अब आगे हम लोग बात करेंगे बंध की प्रकृति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। बंध की प्रकृति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण का मतलब है कि बंध तीन प्रकार के होते हैं। हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, आयनिक, सहसंयोजी और उपसंयोजी। आयनिक और सहसंयोजी बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। तो आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके क्रिस्टल जालक जो होते हैं एक धनायन और दूसरा ऋण आयन से मिलकर के बने होते हैं, वे कहलाते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं, एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके क्रिस्टल जालक धन आयन व ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इनमें आयन जो होते हैं ना, इनमें जो आयन होते हैं प्रबल विद्युत आकर्षण बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसके द्वारा ये जुड़े होते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो हाई होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जैसे एग्जांपल के बतौर अगर देखना चाहें तो यहाँ पे है NaCl और KCl। जैसे हम सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये दोनों आयनिक ठोस है। और अगला बात करें हम ठोसों के अगले प्रकार में, तो है सहसंयोजी या परमाणुक ठोस। परमाणुक ठोस क्या होते हैं? देखिए, परमाणुक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके जो क्रिस्टल जालक होते हैं वे उदासीन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इन पे कोई चार्ज नहीं होता एक्चुअली में, जैसे कार्बन और कार्बन का बॉन्डिंग होता है उसी प्रकार से अब इस पे कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इस कार्बन पे भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब अष्टक क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, इन सबको आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो ये जैसे कार्बन कार्बन का बंध है तो यह सहसंयोजक बंध है। इस प्रकार जो बने बंध होते हैं, बंध से बने जो ठोस होते हैं उन्हें परमाणुक ठोस भी कहते हैं। इनके जो गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत आयनिक ठोस के कम होते हैं। जब गलनांक कम होगा तो क्वथनांक स्वतः कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आणविक ठोस। बात करते हैं आणविक ठोस की। तो आणविक ठोस में हम समझ सकते हैं आणविक ठोस क्या होते हैं। तो आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जो कि अपने स्वतः अणुओं के द्वारा बने होते हैं। अणुओं के मध्य इनमें आकर्षण बल होता है जो कि एक वीक वांडरवाल बल, एक कमजोर या इस प्रकार से कहें कि एक दुर्बल वांडरवाल बल जो होता है इसके बीच आकर्षण बल का कार्य करता है। ये होते हैं आणविक ठोस। जैसे हम अगर देखें तो ये चूंकि अब हम स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि ये जो होते हैं वो क्रिस्टल, जो इनके क्रिस्टल होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे अब अक्सर ये अणुओं से बने होने के कारण यह प्रकृति में हमें मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते। जब भी मिलते हैं यह अपने स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। शुद्ध रूप में तो मिल सकते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते। जैसे कि आयोडीन होता है, तो आयोडीन हमें प्रकृति में शुद्ध रूप से मिल सकता है, गंधक भी मिल सकता है। जैसे सल्फर हम कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। फास्फोरस होता है, फास्फोरस भी हमको कभी भी शुद्ध फास्फोरस पी के फॉर्म में नहीं मिलता। जब भी मिलता है यह P2 या P3 या P4 सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस या काले फास्फोरस के रूप में प्राप्त होता है। ठोसों के बंध की प्रकृति के आधार पर लास्ट है जो हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जो कि जिनके जो क्रिस्टल जालक होते हैं वे धातु आयनों से मिलकर बने होते हैं। धातु आयन का मतलब एक अगर कोई पॉजिटिव आयन नाभिक है तो दूसरा जो होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि आयनिक ठोस में भी आयन की बात की गई है, तो आयनिक में जो होता है एक धन आयन होता है तो दूसरा ऋण आयन होते हैं। इसमें जो परमाणु होते हैं दोनों परमाणु अलग अलग होते हैं। बट धात्विक ठोस में किसी एक ही परमाणु के दोनों आयन होते हैं, एक ही परमाणु के दो आयन। जैसे फेरस है तो फेरस का ही +2 अगर इस पे आएगा तो इसमें इसका शाब्दिक अर्थ है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इस पे पॉजिटिव आयन आया है और जो कि X का नाभिक है, और जो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण इसमें जो ठोस होता है उसे हम धात्विक ठोस भी कहते हैं। अब हम इस प्रकार के ठोसों के बीच बनने के लिए जो हम बात कर रहे हैं, बार बार हमारे शब्द में जालक शब्द आ रहा है। तो ये जालक क्या है?
प्रचालक की एक छोटी सी इकाई होती है जिसे हम कहते हैं कोष्टिका, जिसे कोष्टिका कहते हैं। एक कोष्टिका होती है, क्या होती है, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। कोष्टिका को इंग्लिश में लैटिस कहते हैं। ये लैटिस क्या होता है, जालक जो होते हैं पैकिंग, ये पैकिंग होते हैं, पैकिंग, लैटिस, इस प्रकार से हम छोटे छोटे शब्दों को भी जानेंगे। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो इन शब्दों इन शब्दों के अर्थ को जानने से पहले या भाव को जानने से पहले हमें जानना होगा कि इस सेल क्या होते हैं। सेल का अर्थ है, सेल का एक छोटा सा, जिसे हम कह सकते हैं इकाई, सेल या एकक कोष्टिका। लैटिस भी होता है, लैटिस मतलब होता है कॉर्नर, क्षमा करिएगा, लैटिस का मतलब होता है कॉर्नर, सेल की मतलब होती है कोष्टिका या कोश, कच्छ। अब क्या होते हैं ये सेल, क्या होते हैं इनकी, अब इसमें कहाँ पे कौन परमाणु उपस्थित होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं मात्रक कोष्टिका, यह इसका इंग्लिश नाम है यूनिट सेल। आखिरकार ये यूनिट सेल क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग या वह छोटा से छोटा भाग जिसकी बार बार जाने से या बार बार सम्मिलित होने से क्या हो जाता है कि जो हमारा जालक है, जालक मतलब पूरी क्रिस्टल संरचना उससे मिलकर बनी होती है, उसे कहते हैं मात्रक कोष्टिका। जैसा कि परिभाषा में आप समझ में आए, मात्रक कोष्टिका किसी को कहते हैं, किसी क्रिस्टल का, जो क्रिस्टल चूंकि बहुत बड़ा भाग होता है, क्रिस्टल के एक छोटे से भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें कि वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसके बार बार आने से मतलब कि अगर वो एक है, जैसे अभी इसमें अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे एक हमारा सेल बनता है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन जाता है तब यह हमारा दोनों मिल गए तो यह हो गया हमारा पूरा एक सेल। इसी तरीके से अभी बार बार आया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये सेल टू सेल मिल करके एक क्या बना लेते हैं, जालक बना लेते हैं, और जालक से मिल करके बन जाता है हमारा क्रिस्टल। तो जालक क्या होता है, जालक यूनिट सेलों का एक समूह होता है जो कि मिलकर के क्या बनाते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं क्रिस्टल जालक के बारे में। तो क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, 2-3 टाइप्स के होते हैं। जैसे है कि एक बीमी, अब बीमा के आधार पर है, एक बीमी, द्विबीमी, ठीक, द्विबीमी और त्रिबीमी। तो एक बीमी का मतलब होता है कि एक दिशा में, तो ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा इसको हम इसलिए नाम दिए हैं एक बीमी, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा क्रिस्टल हमारे पास मौजूद हो जिसका एक ही परमाणु उसमें उपस्थित हो, तो यह होता है एक बीमी। एक ही परमाणु उपस्थित है मतलब कि वह पॉइंटेबल है, पॉइंट के फॉर्म में है, एक बिंदुवत है। तो इस प्रकार से चूंकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हो सकता है। तो आगे आते हैं द्विबीमी में। द्विबीमी की बात करते हैं तो द्विबीमी क्रिस्टल जालक का मतलब होता है, द्विबीमी क्रिस्टल जालक का मतलब होता है कि ऐसी क्रिस्टल जालक संरचना जिसमें क्या होते हैं, जो हमारा संकुल बना है, जो हमारा जालक बना है वह 2 बीमा में हो, लंबाई में भी हो और चौड़ाई में भी हो। जैसे यह एक बीमा हो गया, देखिए अभी आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, यह हुआ केवल लंबाई में, तो यह हुआ एक बीमा में। ये दो क्या है, परमाणु आयन या जो हो सकते हैं, हमने जिसको बताया है मूल घटक, तो ये मूल घटक है हमारे, यह एक बीमा में है तो एक बीमी हुआ। अगर इसी को हम केवल इस चौड़ाई में बढ़ गए तो क्या हो गया, ये द्विबीमी हो गया। अब आते हैं त्रिबीमी की बात कर लेते हैं। तो त्रिबीमी में क्या होंगे, अगर यही लंबाई और चौड़ाई हो गया, साथ ही साथ इसमें क्या हो जाए कि इसमें कुछ जो हो ये पीछे भी इसके एक एक के बाद एक पड़े हों। अभी जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, सम्मुख आपके सामने दिख रहा होगा, यह है द्विबीमी संरचना। अब आगे है त्रिबीमी की बात करते हैं। तो त्रिबीमी क्या होंगे, त्रिबीमी 3 डायमेंशनल, यह है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल क्या होते हैं क्रिस्टल जालक, जिस आप यहाँ पे, तो 3 डायमेंशनल वो होते हैं, देखिए हमने यहाँ पे बता दिया, एक बीमी में मतलब पॉइंटेबल होता है, या लाइनर भी हो सकता है लाइन के अकॉर्डिंग, और द्विबीमी में यह लंबाई और चौड़ाई 2 होते हैं, जिसमें हम इस यहाँ इधर दिखा सकते हैं लंबाई, इसमें मान लिया कि यह हमारा क्या है, अणु है, आयन है, इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी हो गई, तो ये हो गया द्विबीमी क्रिस्टल जालक। अब आते हैं त्रिबीमी में। तो यहाँ पे त्रिबीमी का मतलब है पीछे भी हो सकते हैं इसके, ठीक, आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं
यानी कि इसमें क्या होंगे, जो यहाँ पे हमारा 2D है वह 2D नहीं 3D होगा। तो जब 3D होंगे तो अब आगे से एक यहाँ तो होंगे ही, साथ में एक पीछे भी होंगे इसके। तो यह लंबाई चौड़ाई के फॉर्म में भी होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिस्टल जालक की बात करते हैं, तो क्रिस्टल जालक जो होता है यह 2D नहीं होता, यह 3D ही होता है। तो हम यहाँ पे इसकी परिभाषा में क्या कहेंगे कि त्रिविम में किसी क्रिस्टल के एकक सेलों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविमी जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक का एक और नाम है त्रिविमी जालक। यह चूंकि हमने पहले ही बोला कि यह 3 डायमेंशनल होता है, इसमें 2 डायमेंशन वाली कोई भी बात नहीं होती। अब आखिरी अगली जो हमें एक परिभाषा आ रही है, छोटी सी शब्दावली आ रही है कि एक हमारे शब्द में आता है उप सहसंयोजन संख्या। क्या होता है? उप सहसंयोजन संख्या। सह संयोजन संख्या क्या होती है? यह उप सहसंयोजन संख्या के साथ साथ इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं समन्वयी संख्या। समन्वयी संख्या ये क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में एक आयन, ध्यान से समझिएगा, किसी भी क्रिस्टल जालक में एक आयन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे NaCl की, ये चलिए हम एक आयनिक ले लेते हैं, ये भी चूंकि क्रिस्टल है क्रिस्टल जालक की बात कर लेते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में एक आयन जितने विपरीत आवेशित, अब एक आयन का मतलब चाहे वो धन आवेशित हो या ऋण आवेश, तो धन आवेश है तो वह, या ऋण आवेश है तो वह अपने विपरीत आयन से कितने विपरीत आयनों से घिरा है वह संख्या उसकी समन्वयी संख्या कहलाती है। अभी आप यहाँ पे समझ नहीं सकेंगे तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर मान लेते हैं कि हम NaCl की बात कर लेते हैं, NaCl अभी हमने लिया है, तो NaCl का एक आयन पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। अगर हम इसकी 3D डायमेंशन बनाना चाहें तो, क्योंकि हम इसीलिए कॉपी पे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखते समय आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े और आपको अगर फिगर भी ड्रा करना है तो आप आराम से ड्रा कर सकें। तो नेक्स्ट क्या आता है, अब अगर ये है हमारा, तो मान लेते हैं कि जो हमारा Na है ये Cl है। अब यह Na कितने ऐसे क्रिस्टल जालकों से मिलकर बना है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और ये समन्वयी संख्या क्या होती है इसको भी हम लोग अपने से स्पष्ट कर लेंगे। देखते रहिए आप लोग, यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यह अभी हमने टोटल नहीं बनाया, और बना लेते हैं। अगर हम समझने के लिए बनाना चाहेंगे तो ये और बन सकता है। देखिए कैसे हम बना रहे हैं, इस चीज़ को आप अपने से स्वतः इसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं हम आगे की जो क्रम है वो कहाँ पे बनी है और पीछे का क्रम कहाँ पे बना है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। आप देखिए अगर हम बात करें, अभी चूंकि हमने यहाँ पे एक 3D देखिए बन चुका है, 3D जालक बना हुआ है, एक यहाँ से ऐसे भी जुड़ा होता है, हमने अभी इसको दिखाया नहीं है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए। अब यहीं इसमें आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी बने हैं सब आप मिल के आप देख रहे होंगे, ये है यूनिट सेल। इसमें आप समझ सकते हैं यूनिट सेल किसको कहेंगे, मीन्स की एकक कोशिका। तो देखिए एकक कोशिका हुई हमारी इतनी बड़ी कोशिका। अब जितना भी आप देख रहे हैं ओवर राइटिंग में, ये सब क्या हो गए हमारी ये हो गई एकक कोशिका। और ये हमारा जो शेष है, अब देखिए यह एकक कोशिका, यह एकक कोशिका, यह एकक कोशिका, यह एकक कोशिका सब मिल करके एक किसका निर्माण किए हैं, जालक का। यह कैसा जालक, किसका जालक है, NaCl का जालक है, NaCl का क्रिस्टल जालक है। यह NaCl का जालक हमारे सामने बना हुआ है। अब हम बात करते हैं समन्वयी संख्या की, कि समन्वयी संख्या क्या है। तो देखिए समन्वयी संख्या हमने की बात अभी हम परिभाषा के अनुसार बताए हैं कि परिभाषा क्या है कि किसी भी एक आयन, धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, वह अपने विपरीत आवेशित आयन से जितने आयनों से घिरा हो वही उसकी समन्वयी संख्या है। तो NaCl की बात कर लेते हैं, तो NaCl में Na की समन्वयी संख्या कितनी है इसको समझते हैं। तो NaCl क्रिस्टल जालक है, इसकी समन्वयी संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे ये क्या हो गई है, Na मौजूद है। तो एक सोडियम का आयन हमारे पास मौजूद है। अब यह कितने इलेक्ट्रॉनों, कितने ऐसे अपने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, तो देखिए अगर हम काउंट करना चाहें तो देखिए अगर मान लेते हैं कि यह हमारा है एक Na सोडियम, तो मान लेते हैं कि यह क्या है हमारा Na का आयन है, यह सोडियम का आयन है, यहाँ पे मौजूद है सोडियम का आयन। अब ये सोडियम का आयन कितने अपने इलेक्ट्रॉनों, कितने विपरीत आवेशों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे काउंट करते हैं तो ये एक हो गया हमारा प्लस, दूसरा हो गया माइनस, तीसरा हो गया प्लस।
इसी तरीके से एक, फिर यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, यह प्लस, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। तो अब ये जैसे कि भी एक अभी हमने यहाँ पे देखिए केवल एक डायमेंशन में हुआ, इसके आगे भी हो सकता है ऐसे, इसके आगे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्रिस्टल हमारा कहाँ पे निर्माण होगा, इसका क्रिस्टल कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसके आगे देखिए, एक इसके आगे हो गया, एक इसके पीछे हो गया, दो, एक ऊपर तीन, एक इधर चार, एक इस साइड पाँच और एक इधर छः। यानी हम इसकी स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं कि NaCl के क्रिस्टल में NaCl के क्रिस्टल जालक की जो समन्वयी संख्या है वह कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। अब आप काउंट कर सकते हैं ऐसे स्पष्ट रूप से, किसी कहीं पे अगर पूछा जाए किसी क्रिस्टल जालक की तो आप उसको बता सकते हैं। अगर वह क्रिस्टल जालक नियमित क्रम से बना हुआ है तो उसकी समन्वय संख्या 6 ही होती है। एक सेंट्रल के लिए बात की जाती है, लगभग सभी के लिए नहीं। और चूंकि क्रिस्टल जो होते हैं वह दीर्घपरासी होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं वो दीर्घपरासी होते हैं, जिसकी वजह से ये इनका जो आकार होता है, आकृति होती है, काफी बड़ा होता है। ये बड़े आकार में होते हैं, छोटे से आकार में नहीं होते। छोटे से आकार में होंगे तो ये क्रिस्टल होंगे ही नहीं। ये टूट करके भले छोटे आकार में पड़ जाते हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक आकार होता है अगर इनको छोड़ दिया जाए तो यह स्वतंत्र रूप से बहुत बड़े आकार में बनेंगे। इसलिए इसको जो क्रिस्टल की परिभाषा में ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल जो होते हैं ये दीर्घपरासी होते हैं। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है ब्रेग समीकरण। अब ब्रेग समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हुआ क्या, ब्रेग ने क्रिस्टल के आंतरिक संरचना, किसके आंतरिक संरचना क्रिस्टल की, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए यक्स किरण पर आधारित एक समीकरण दिया। किस पे, यक्स रेस पे, एक्स रे पे आधारित एक क्या दिया, एक समीकरण दिया। ये समीकरण है आपके समूह यन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसमें यन क्या है, लैम्डा क्या है, 2d क्या है, साइन थीटा क्या है, अभी इसको स्पष्ट करते हैं। ये क्या है, यदि कहा इनके अनुसार क्या हुआ कि यदि यक्स किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, मान लेते हैं कि जो यक्स किरण हमने आप उस पर डाल रहे हैं वो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, लैम्डा हो, और इनके जो दो तल बन रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखना चाहें तो यहाँ पे एक तल हुआ और ये क्रमिक तल, एक तल और ये हुआ दूसरा तल, इनके बीच क्या है, एंगल जो बनेगा वो थीटा कोण बन रहा है। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का थीटा, और डी कितना डिस्टेंस है, ये दो तलों के बीच का जो डिस्टेंस है वह है हमारा, दो क्रमिक तलों के बीच का की दूरी ये डी है। थीटा तलों के बीच का जो कोण बन रहा है वो है, या तो जितने पे हम एक्स रेज आपतित करते हैं वो भी होता है, ठीक, लगभग दोनों सेम होते हैं। और यहाँ लैम्डा तरंगदैर्घ्य हो गया, यन क्या है, ये पूर्णांक है। डी क्या स्पष्ट कर देते हैं आप लोगों को क्या होता है। डी क्या है, क्रमिक तलों के बीच की दूरी, क्रमिक तलों के बीच की दूरी, और थीटा क्या है, थीटा एक्स रे की जो होती है परावर्तित कोण, देखिए परावर्तित या परावर्तन कोण, तो यही चीज है परावर्तन कोण। और लैम्डा एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ होता है तरंगदैर्घ्य। और नेक्स्ट क्या है, यन एक पूर्णांक संख्या है जो कि नंबर ऑफ एक्स रेज पर डिपेंड करता है, यानी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। ये हो गया हमारा ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण का मतलब, ब्रेग ने किसके अध्ययन के बारे में, हम क्रिस्टल के आंतरिक संरचना का, आंतरिक संरचना मतलब इसके अंदर क्या है, कहाँ पे धनायन है, कहाँ ऋणायन है, और इसकी शेप कैसी है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए ब्रेग ने अपना एक समीकरण दिया था, जिसका जो समीकरण है यन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा, जिसमें डी क्या है, क्रमिक तलों के बीच की दूरी, थीटा क्या है, एक्स रे कितने एंगल पे परावर्तित हो रहा है, अल्फा लैम्डा इज यह है एक्स रेस का तरंगदैर्घ्य, और यन क्या है, पूर्णांक, यह पूर्णांक है जितने हमारे अल्फा एक्स रेज उस पर आपतित हो रही हैं उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। रही बात यहाँ पे एक और शब्द आता है, या ये जो एक्स रेस का परावर्तन कोण, और इसका ही मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, ये हीरे की शुद्धता, इससे हीरे की शुद्धता, जैसे अगर मेजर करना है कि हीरा शुद्ध है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो इससे स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि हीरा एक क्रिस्टल फॉर्म है, हीरा क्या है, एक क्रिस्टल होता है। इससे ही आप प्राप्त कर सकते हैं कि हीरा जो है, इसी से प्राप्त ही किया जाता है कि हीरा हमारा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ओरिजिनल हीरा जो होगा वो है रिफ्लेक्शन, इस पे रिफ्लेक्शन, यानी यही थीटा पर डिपेंड करता है, उसका जो वैल्यू होता है वह एक निश्चित वैल्यू होती है, जो कि हीरे के लिए, ओरिजिनल एक शुद्ध हीरे के लिए वही होती है। आगे हम बात करते हैं, अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक के प्रकार।
क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम आगे भी थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा किए थे। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम लोग जान लेते हैं कि देखिए क्रिस्टल जालक होते हैं लोग कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पहले ही बताया ये दो बीमा में, एक बीमा में देखिए एक बीमी, द्विबीमी और थ्री डायमेंशनल 3D और इसी तरीके से। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग सामान्यतः 2 ही प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक बीमी क्या होते हैं। एक बीमी में होता है, हमने भी स्पष्ट किया है आप लोगों को कि इसमें जो परमाणु या आयन या मूल घटक जो होते हैं वो एक ही रैखिक होते हैं। यह क्रिस्टल इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ये क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल में मूलतः कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, द्विबीमी और 3बीमी। तो द्विबीमी वो होते हैं जो कि दो एक दूसरे पर क्या होते हैं, टिके हुए होते हैं इस तरीके से। ये होते हैं 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल में क्या होते हैं, इसमें देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, जबकि 3 डायमेंशनल में इसमें पीछे इसके भी इसके मूल घटक उपस्थित होंगे, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी होगी। ये कहलाएगा हमारा 3D यानी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक। इसमें लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और इसके पीछे की बात अगर हम कर लें तो ये मोटाई अगर कहें तो ये मोटाई हो गई। ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो 2 डायमेंशनल होता है यह स्क्वायरेबल होता है, वर्गाकार होता है, जबकि 3 डायमेंशनल जो होता है यह घनी होता है, घनी या घनाभ, घन या घनाभ दोनों से कोई एक हो सकता है जो क्रिस्टल जालक होते हैं।